गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को करंट जीके के सेशन में मैं राज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस बानसूर पे स्वागत करता हूं। और बेटा आज 23 तारीख को एक दिवस में है और शानदार दिवस है, वो है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में ये मनाया जाता है और इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दी थी। तो 23 जनवरी याद रखना कौन सा दिवस बेटा? पराक्रम दिवस। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ भी मैं आपको और बता देता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आपके जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐसे द्वीप जिनके कोई नाम नहीं थे, उनको नाम भी दे दिए गए हैं। किन की याद में, वो भी आपको बता देता हूँ बेटा। इसकी घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री ने की है कि परमवीर चक्र जो विजेता हैं, हमारे जो सैन्य पदक विजेता हैं, उनके नाम पर इनकी घोषणा की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बेटा हमारे आज के थॉट ऑफ द डे से। आज का थॉट ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे है और एक शानदार सा थॉट ऑफ द डे है। थॉट ऑफ द डे क्या है? तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आया हाथ अभी समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक जाएंगे। शुरुआत करते हैं बेटा हमारे आज के पहले सवाल की और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल है बेटा, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? इरशाद कामिल को दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया, गीतांजलि श्री को दिया गया या कमल रंगा को दिया गया? तो किसे दिया गया बेटा ये अवार्ड? ये आप मुझे बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, ये अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा किसको? वो दिया गया है इरशाद कामिल को। इरशाद कामिल क्या है तो आपको बता देता हूँ। इरशाद कामिल बेटा एक गीतकार है। क्या है? गीतकार। और इरशाद कामिल को ये अवार्ड दिया है। अब सवाल पूछा जाता है कि ये अवार्ड देता कौन है? अवार्ड देता कौन है? तो अवार्ड देता है, वो भी आप याद रखना, अवार्ड देता है कौन? दैनिक भास्कर। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? दैनिक भास्कर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है कब से बेटा? तो 2016 से अवार्ड दिया जा रहा है। अब बात ये कर लेते हैं हम लोग, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो कारण क्या है? अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो इसका कारण क्या है बता दूं मैं। साहित्य और सिनेमा में योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। साहित्य एवं सिनेमा में योगदान के लिए योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है साहब, योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके साहब। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि वैसे हमारे पास 2-3 लोग और भी आपके सामने हैं, जैसे बद्री नारायण है। तो बद्री नारायण को क्या दिया गया था? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको दिया गया था बेटा साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड। और साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सी भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए बेटा? हिंदी भाषा के लिए अवार्ड किसको दिया गया? बद्री नारायण को। हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये आपसे पूछा जाए कि बद्री नारायण की, अगर आपसे पूछा जाए कि कृति कौन सी है, इनकी कृति का नाम क्या है, तो इनकी कृति है बेटा तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द। और तुमड़ी के शब्द क्या है? ये एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह है ये। इसके अलावा आपका जो दूसरा है बेटा गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री के लिए याद रखना है, गीतांजलि श्री को दिया गया है बेटा बुकर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? बुकर अवार्ड 2022। और ये जो बुकर अवार्ड 2022 है, गीतांजलि श्री को दिया गया। इनकी जो कृति है उस कृति का नाम क्या है? रेत की समाधि। रेत की समाधि इनकी कृति है। और ये जो इनकी कृति है वो किस कैटेगरी में है? तो ध्यान रखना, उपन्यास की कैटेगरी में है। इसके अलावा कमल रंगा, कमल रंगा को दिया गया बेटा साहित्य अकादमी अवार्ड। और कौन सी भाषा के लिए? तो याद रखना, इनको दिया गया राजस्थानी भाषा के लिए। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा के लिए अवार्ड दिया गया किसको? कमल रंगा को। ठीक है। और इनकी जो कृति है उस कृति का नाम याद रखना है आलेखुन अम्बा। उनकी कृति है आलेखुन अम्बा, इनकी कृति है। और ये किस कैटेगरी में आती है? तो प्ले में आती है। प्ले का मतलब आप समझ गए, नाटक की कैटेगरी में बेटा ये आती है। लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट सवाल है बेटा, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कर्जदार राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? अच्छा, कर्जदार राज्य की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वैसे उनकी जो कुल जीडीपी है, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का
अगर किसी भी राज्य पे कर्जा 30% से ज्यादा है तो कर्जदार हो गया ज्यादा, ठीक है, मतलब 30% तक तो कोई बात नहीं है, 30% ज्यादा है तो फिर वो कर्जदार राज्य है। तो इनमें सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बेटा पंजाब। पंजाब जो है वो कर्जदार राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पर राजस्थान आता है, नंबर 3 पर बिहार आता है, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश आता है। इनका जो कर्ज है कुल जीडीपी का, मैं आपको बता रहा हूं, इन पे कर्ज कुल जीडीपी का कितना कितना है, मैं इन सभी का आपको बता देता हूं। पंजाब पर कुल जीडीपी का जो कर्ज है वो है बेटा कितना, तो बता देता हूं 53.3% है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की तो 39.8% है। और अगर बात करें हम लोग बिहार की तो 38.6% कर्ज है इस पर। और अगर मैं बात कर लूँ कि इसकी उत्तर प्रदेश की, जो 34.9% कर्ज है किसका बेटा, कुल जीडीपी का, कुल जीडीपी का। अच्छा, इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये जो कर्ज है ये कर्ज क्यों लिया जाता है और ये किस मद पर खर्च किया जाता है। देखो मुख्यतः ज्यादातर जब कर्ज दिया जाता है तो ये लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक फ्री योजना कौन सी सरकार चला रही है, सर्वाधिक फ्री योजना वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा फ्री योजना वाला जो राज्य है उसका नाम है बेटा आंध्र प्रदेश। और जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के सीएम है। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किस राज्य का है, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किस राज्य का है। या मैं बात करूं कि साहब स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्च किस राज्य का है, स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्च किस राज्य का है। तो दोनों के लिए सवाल पूछा जा सकता है, वो दोनों आपको याद रखने हैं। शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च जो राज्य करता है उस राज्य का नाम क्या है बेटा, असम। और अगर बात करी जाए कि स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्च कौन करता है, तो स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्च करने का काम करते हैं बेटा दो सरकारें, एक आपकी राजस्थान और एक आपका यूपी करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों पर सबसे ज्यादा खर्च कौन सा यूटी करता है, तो यूटी का मतलब आप समझ गए यूनियन टेरिटरी, या हम बात करें तो ये हो गया बेटा आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक खर्च कौन करता है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा बेटा, दिल्ली होगा। और बात करें कि जो नवीनतम रिपोर्ट है, ये नवीनतम रिपोर्ट किसकी है, तो नवीनतम जो रिपोर्ट है ये बेटा किसकी है, आरबीआई की है। रिपोर्ट किसकी है, आरबीआई की ये रिपोर्ट है। और आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होगा, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी बेटा, 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में इसके गवर्नर की मैं बात कर लूं तो इसका जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, वर्तमान में इस आरबीआई के गवर्नर है बेटा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला जो सवाल है वो है बेटा स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो राज्य आपके सामने है बेटा गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। व्हाट इज द राइट आंसर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बेटा, जो गुजरात है इस गुजरात का सीएम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात का सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। आंध्र प्रदेश का सीएम तो मैंने आपको अभी बताया है, उसका नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम का नाम है भगवंत मान। और हरियाणा का जो सीएम कौन है, तो हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ये बेटा आपके हरियाणा के सीएम है। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि वैसे भी ये जो परियोजना है कौन सी, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की किस राज्य की है, तो बेटा आंसर क्या होगा बेटा, पंजाब राज्य की ये परियोजना है। और आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इस परियोजना का उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है। किसने किया ये पूछा जा सकता है, और कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ बेटा कि कहाँ पे ये हुआ है, तो इसके लिए आपको याद रखना इसका जो उद्घाटन हुआ कब हुआ, तो वो हुआ बेटा 21 जनवरी को। किसने किया, तो यहाँ के सीएम ने जिनका नाम है भगवंत मान, उन्होंने सब इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ इसका उद्घाटन हुआ, तो हुआ बेटा इसका उद्घाटन कहाँ पे, मोहाली में। एक बात याद रखने की है कि ये प्रोग्राम क्या है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उन सरकारी स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा, जैसे दिल्ली सरकार ने किया है वैसे हाईटेक किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासें लगाई जाएंगी, स्पेशल क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो वो ये परियोजना है। इसका जो पहला चरण है, इसके पहले चरण में कितनी स्कूलें शामिल होने वाली है, ध्यान दे लेना। पहले चरण में
पहले चरण में शामिल स्कूल कितनी? तो पहले चरण में जो शामिल स्कूल हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है मेरे बच्चों 117 स्कूल हैं इसमें शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक बात भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका जो पंजाब है, आपसे पूछा जाए कि पंजाब का राज्यपाल कौन है, तो पंजाब का राज्यपाल भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ याद रखना पंजाब का जो राज्यपाल है उसका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये है बेटा यहाँ पंजाब के आपके राज्यपाल। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पंजाब में लोकसभा सीट कितनी है? पंजाब में सीटें पूछ सकते हैं बेटा कि पंजाब में लोकसभा सीट कितनी है, अगर आपसे पूछी जाए तो बता देना आप लोग। और आपसे पूछा जाए कि पंजाब में भाई साहब कितनी विधानसभा सीट है, ये दोनों के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ और दोनों के आंसर आपको याद रखना है। विधानसभा सीट, लोकसभा और विधानसभा कितनी सीट है? यहाँ पे लोकसभा की टोटल सीट है बेटा 13 और विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो संख्या है बेटा कितनी? 117 सीटें हैं। ठीक है साहब, तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपका आज का तीसरा सवाल है बेटा, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेसिका आर्डन, क्रिस हिपकिंस, एंथनी अल्बनीज या फूमियो किस्विदा? इनके आप मुझे फटाफट आंसर बता सकते हैं। तब तक मैं आपको एक डिटेल जरूर बता दूं कि जो न्यूजीलैंड है बेटा, ये न्यूजीलैंड, आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है तो वो आप बता सकते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। राजधानी कौन सी है इसकी? वेलिंगटन राजधानी है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि आपका जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड में मुद्रा कौन सी है, तो न्यूजीलैंड में मुद्रा जो चलती है वो चलती है डॉलर। मतलब मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पे? डॉलर मुद्रा चलती है। और आपका जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड की बात करी जाए तो ये बेटा आपके ऑस्ट्रेलिया के समीप है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आता है। और अब बात मैं ये कर लूँ कि बेटा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नए कौन बनाए गए हैं अभी, तो वो बनाए बेटा क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस कौन से नंबर के पीएम बने हैं? तो ये पीएम बने हैं बेटा कौन से नंबर के? 41वें पीएम है, 41वें प्रधानमंत्री हैं बेटा ये। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा बात करी जाए कि इनकी पार्टी कौन सी है, तो इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। और आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, न्यूजीलैंड के उप पीएम है ना, उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो भी आप लोग याद रखना, वो है बेटा आपके कारमेल सेपुलोनी, ये है बेटा। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे याद रखने की है और वो ये है बेटा कि आपका ये जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है इस प्रधानमंत्री का, तो इसका उपनाम है चिप्पी। क्या बोलते हैं इसको? चिप्पी बोलते हैं। देखो कितना अच्छा सा नाम है, चिप्पी बोलते हैं ना। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से बेटा कि और भी ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं उसमें जेसिका आर्डन, ये क्या है बेटा? ये न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम है, न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम। अभी इन्होंने इस्तीफा दिया था, आपको शायद याद होगा, मैंने कल या परसों क्लास में पढ़ाया था। एंथनी अल्बनीज कौन है? ये बेटा ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। इसके अलावा फूमियो किस्विदा कौन है? तो फूमियो किस्विदा बेटा आपके जापान के पीएम है, जापान के पीएम, जापान के प्रधानमंत्री हैं बेटा ये। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पे बेटा, अगला इंपॉर्टेंट सवाल, और वो है बेटा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है या बांग्लादेश है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे कमजोर है दक्षिण एशियाई देशों में? आप मुझे इसका आंसर बताएं, तब तक मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको जो भारत है, भारत की राजधानी सभी को पता है दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। आपकी नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। और अगर मैं बात ये कर लूँ कि भाई सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो कौन सा होगा बेटा? पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आपकी जो पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी वो बता देता हूँ। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो पाकिस्तान की जो आर्थिक विकास दर है वो रहेगी 1.7%, ये विकास दर रहने वाली है। ठीक है साहब, अब बात ये कर लेते हैं कि आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पीएम कौन है या पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। पाकिस्तान का पीएम कौन है? तो वो है बेटा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम है। और आपसे पूछी जाएगी राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है मनमून हुसैन, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अब बात ये कर ली जाए कि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना याद रखना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी बेटा कब? 1944 में। कौन से समझौते के तहत? तो समझौता भी याद रखना, ब्रेटन वुड समझौता,
इसके तहत बेटा इसकी क्या हुई थी, स्थापना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आप लोग छाप लेना, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि साहब इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में जो महानिदेशक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास बेटा इसके क्या हैं, वर्तमान में महानिदेशक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप और भी याद रख सकते हो, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का आपसे पूछा जाए कि पीएम कौन है, तो बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना। और आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब आपका बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद बेटा यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है। लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण NACO द्वारा सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला कहाँ बनाई गई है, तो इसका मुझे आप आंसर दे सकते हैं बेटा। और अब आपके सामने जो शब्द आया है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, है ना, नाको, इस नाको का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। नाको का पूरा नाम है, N का मतलब हो गया नेशनल, ठीक है ना सर, A का मतलब हो गया एड्स, बहुत बढ़िया है, और इसके अलावा C का मतलब हो गया कंट्रोल, और आपके O का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात मैं कर रहा था कि इस नाको की स्थापना कब हुई, तो स्थापना भी आप लोग इसकी लिखना मेरे बच्चों। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितनी दिसंबर को मनाया जाता है बेटा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अच्छा, कब से मनाया जा रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, कब से मनाया जा रहा है, तो कब से मनाया जा रहा है तो वो भी आपको याद रखना है, 1988 से मनाया जा रहा है। अब मैं बात करता इस सवाल की कि सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला कहाँ बनाएगी, तो बेटा इसका आंसर होगा वो होगा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर कहाँ है बेटा, आपके उड़ीसा में है, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि मानव जो लाल रिबन जो श्रृंखला है वो कब बनाई गई और किस स्टेडियम में बनाई गई, तो वो सब आप चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मानव श्रृंखला है वो कब बनाई गई, मानव लाल रिबन श्रृंखला कब बनाई गई, कब बनाई, तो याद रखना है ये डेट 19 तारीख को बनाई है, 19 जनवरी को। आपसे पूछा जाए कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग शामिल थे इस मानव लाल रिबन श्रृंखला में, कितने लोग शामिल थे, तो उनकी संख्या भी आप लोगों को याद रखनी है। वो शामिल थे बेटा 4800, 4800 लोग शामिल थे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब कौन से स्टेडियम में ये श्रृंखला बनाई गई, तो जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम भी मैं लिख देता हूँ। स्टेडियम जिसमें श्रृंखला बनाई गई उसका नाम था कलिंगा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम में ये श्रृंखला बनाई गई। क्यों बनाई गई, एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए बनाई गई है, ठीक है साहब। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है वो है बेटा कौन सा, आपका 7वां सवाल। भारत का प्रथम ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत का प्रथम ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया गया, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, तो कहां पर आयोजित किया गया, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दे कहां पे स्थापित हुआ। तो इनमें से देखो आप बताएं, मैं तो बता दूं, नागालैंड की जो राजधानी है वो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है बेटा, कोहिमा। और आपका बच गया कौन सा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम क्या है, अगरतला, अगरतला। और इसके अलावा आपका मेघालय की जो राजधानी है उस मेघालय की राजधानी का नाम क्या है मेरे बच्चों, शिलोंग। और असम की जो राजधानी है उस असम की राजधानी का नाम क्या है, तो असम की राजधानी का नाम क्या है बेटा, दिसपुर। और आपको अच्छे से याद रखना है नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में अभी चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, ठीक है। कहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम में होने वाले हैं। तो अब मैं बात कर रहा था बेटा आप लोगों से कि ये जो ऑनलाइन जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है, मेघालय। और मेघालय में कहाँ स्थापित किया गया, तो मेघालय में कहाँ, तो वो जगह भी मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। उस जगह का नाम क्या है बेटा, शिलोंग। शिलोंग में इसको स्थापित किया गया है। एक बेसिक सवाल यहाँ से और जो बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये बनने वाला है कि साहब इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा की बेटा एक व्यक्ति ने, इसका नाम है राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर। और राजीव चंद्रशेखर क्या है, तो राजीव चंद्रशेखर बेटा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन है बेटा, सूचना प्रसारण मंत्री कौन है भारत के, तो सूचना प्रसारण मंत्री का नाम क्या है मेरे बच्चों, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि अनुराग ठाकुर खेल मंत्री भी हैं, खेल व युवा मंत्री भी हैं। और अभी ये गए हैं कहाँ पे, हमारे कबड्डी खिलाड़ियों से मिलने के लिए। और कबड्डी खिलाड़ियों से मिलने के लिए क्यों गए हैं, क्योंकि कबड्डी खिलाड़ियों ने भाई साहब ब्रज भूषण जो है सिंह, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ठीक है, तो उनसे मिलने गए हैं ये। तो लेके चलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट सवाल है बेटा, किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ जॉय लंदन का अवार्ड दिया गया। कौन सा ऐसा भारतीय जिसे कौन सा अवार्ड दिया गया, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। और आपके सामने ऑप्शन है बेटा, कमला हैरिस, मनीष तिवारी, ऋषि सुनक या किरण मजूमदार। आंसर क्या रहने वाला है ये आप मुझे बता सकते हैं। तब तक मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि कमला हैरिस जो है ये क्या है बेटा, तो ये उपराष्ट्रपति हैं। और ये उपराष्ट्रपति कहाँ की हैं, तो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। कहाँ की है मेरे बच्चों, अमेरिका। इसके अलावा ऋषि सुनक क्या है, ये ब्रिटेन के पीएम है बेटा, ब्रिटेन के पीएम। किरण मजूमदार शाह ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है, बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है ये। ठीक है, और बच गया बेटा आपका एक व्यक्ति और वो व्यक्ति कौन सा है, मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी के लिए भी मैं आपको बता दूं, ये बेटा एक कंपनी के संस्थापक हैं और वो कंपनी है हियर एंड नाउ 365। ठीक है, कंपनी, इनकी कंपनी का नाम क्या है, हियर एंड नाउ 365 कंपनी। ओके सर, अब मैं बात ये कर रहा था आप लोगों से कि इस सवाल का राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है बेटा मनीष तिवारी। मनीष तिवारी को यह अवार्ड दिया गया है और मनीष तिवारी की कंपनी का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक बेसिक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है, अवार्ड 1237 से दिया जा रहा है, 1237 से दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले किस भारतीय को दिया गया, पहले किस भारतीय को यह अवार्ड दिया गया, पहले किस भारतीय को अवार्ड मिला ये, तो वो भी आप याद रखना। वो अवार्ड पहला जिस व्यक्ति को दिया गया वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं यहाँ पे पंडित नेहरू लिख देता हूँ और आप पंडित नेहरू से समझ जाना कि वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब इसके अलावा एक बेसिक बात ये भी याद रखनी है कि आपका जो लंदन है वो लंदन पूछा जा सकता है कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है भाई साहब, तो याद रखना लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है बेटा कि लंदन में जीएमटी का मुख्यालय भी है, लंदन में क्या है, जीएमटी का मुख्यालय। तो जीएमटी आप समझ गए होंगे, जीएमटी का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, या हिंदी में हम बात करें तो विश्व के जो मानक समय है उस मानक समय के बारे में पूछा जाए कि विश्व के मानक समय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आंसर क्या होने वाला है बेटा आपका लंदन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को किन भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उपरोक्त सभी। तो ये आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि 21 जनवरी को किन भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेटा आपका जैसे मणिपुर है ना, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारे के सारे राज्य कौन से हैं बेटा, पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन से राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य होते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कह दिया जाता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बेटा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो स्थापना दिवस है मणिपुर का मनाया जा रहा है, मेघालय का मनाया जा रहा है और त्रिपुरा का मनाया जा रहा है। अब बात यह कर ली जाती है कि इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इनका जो स्थापना दिवस मैंने आपको बताया, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना हुई थी बेटा। कब स्थापना हुई थी ये भी आपको याद रखना है, 21 जनवरी 1972। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को इसकी क्या हुई थी बेटा, स्थापना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे बात कर रहा था बेटा कि अभी हमने कहा था कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों को क्या कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहा जाता है। वो कौन कौन से राज्य आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनमें बेटा 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, तो 7 बहनें कौन से राज्य हैं, 7 बहनें। तो 7 बहनों में देखना बेटा, आप शुरुआत करते हैं हमारे एक राज्य से, वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है आपका नागालैंड, और नागालैंड के बाद आता है आपका मणिपुर के बाद आता है बेटा आपका मिजोरम, और मिजोरम के बाद आता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है बेटा आपका कौन सा,
मेघालय, और मेघालय के अलावा आपका आता है बेटा असम। तो कुल मिलाकर ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं बहन किसे कहते हैं, 8वीं बहन किसे कहा जाता है, तो 8वीं बहन मेरे बच्चों किसको कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। सिक्किम को 8वीं बहन कहा जाता है। इसके अलावा एक लाइन और याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम आप लोग छाप लेना बेटा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। एक बेटा आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। डॉक्टर फजल अली की सिफारिश पर उसको बनाया गया था, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। उसकी सिफारिश पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बनाया गया। तो लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला सवाल जो है वो है बेटा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन बनी है? एन सियांग, पीवी सिंधु, अकाने यामागुची, और इसके अलावा बेटा साइना नेहवाल। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। इसका जो सही आंसर है बता सकते हैं आप, तब तक मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। एन जो सियांग है वो एन सियांग कहाँ की हैं, तो याद रखना मेरे बच्चों, ये दक्षिणी कोरिया की हैं, ठीक है। पीवी सिंधु आपके कहाँ की हैं, भारत की हैं, और भारत में आपके हैदराबाद की हैं। अकाने यामागुची ये आपके कहाँ की हैं, जापान की, और बेटा ये इसके अलावा साइना नेहवाल ये आपके भारत की हैं, भारत की। तो इनको याद रखना, ये सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि साहब ये जो किसने जीता है पुरुष महिला एकल का खिताब, तो वो है बेटा आपकी एन सियांग। एन सियांग ने किसको हराया, तो एन सियांग ने हराया किसको, तो एन सियांग ने हराया बेटा किसको, आपके अकाने यामागुची को। इसको इन्होंने क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। ओके सर, तो ये आपको याद रखना है। अब एक सवाल ये बनता है कि भाई साहब ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन हुआ वो आयोजन मेरे बच्चों कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। आयोजन कहाँ हुआ इसका, दिल्ली में। और दिल्ली में इसका आयोजन कहाँ पे, तो आपको याद रखना है वो बेटा आपके एक स्टेडियम में हुआ था। और वो जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का एक हाल है बेटा के.डी. जादव हाल, के.डी. जादव हाल। उसमें बेटा इसको खेला गया। और उस समय स्टेडियम की मैं बात करूं तो स्टेडियम कौन सा था, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां पर बेटा इसको खेला गया है। अब बात ये कर लेते हैं हम लोग कि आपका बेटा ये जो चैंपियनशिप में अवार्ड जो जीतने वाली महिला दक्षिणी कोरिया की है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी, तो ये आप लोग याद रखना, दक्षिणी कोरिया की राजधानी का नाम क्या है बेटा, सियोल है ना, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जापान की राजधानी कौन सी है, तो जापान की राजधानी का नाम कौन सी है, जापान की राजधानी है बेटा कौन सी, टोक्यो इसकी राजधानी है। और एक बात और भी बेसिक याद रखना कि बेटा हमारे जो खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु हैदराबाद की, ये बेटा 2 ओलंपिक पदक व्यक्तिगत रूप से जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। और ऐसे व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो पुरुष खिलाड़ी है उसका नाम सुशील कुमार है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट सवाल है बेटा, और वो है बेटा आपका कौन सा सवाल आपका है बेटा, वो रिवीजन क्लास का। रिवीजन क्लास में रिवीजन क्वेश्चंस में आपके सामने सवाल हैं और इन सवालों के आपको मुझे फटाफट आंसर देने हैं। सवाल है बेटा, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 अक्टूबर को किस देश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, यूक्रेन, चीन, रूस या पाकिस्तान? तो क्या इसका आंसर है, आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं। वैसे मैं इसके राइट आंसर की ओर आपको लेकर चलूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और बेटा इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और एक बात ये भी याद रखना, इसमें अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो इसमें से सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो बता देता हूँ। उसका राइट आंसर क्या है बेटा, रूस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा। अगला सवाल है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप खिताब 2022 किस देश ने जीता? वर्ल्ड कप का खिताब, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब 2022 किस देश ने जीता है? चीन ने, जापान ने, अमेरिका ने या इंग्लैंड ने? तो इसका आप आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। देखो इसमें जो राइट आंसर है, आप बिल्कुल सही आंसर की ओर जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है। और इसका जो सही आंसर है वो है बेटा कौन सा, और सही आंसर है बेटा इसका यूएसए का मतलब आप समझ जाएंगे कौन सा है आपका, अमेरिका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे मैं लेके चल रहा हूं, तब तक मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका नाम जो बाइडेन है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
विंडमैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? और कोई भी व्यक्ति इसको भूलता नहीं है क्योंकि सभी को अच्छे से याद है इसके बारे में, क्योंकि इसने भारत में एक मतलब पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति लाई थी। तो विंडमैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? राजेंद्र सिंह, अजीज प्रेमजी, साइरस मिस्त्री या तुलसी ताती? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो कौन सा है? वो है आपका तुलसी ताती इज द राइट आंसर। तुलसी ताती को कहा जाता है विंडमैन ऑफ इंडिया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा, चौथा सवाल है रिवीजन क्लास का। हाल ही में किसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया? सी युआंग को, थॉमस परलमैन को, स्वाते पाबे को और कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है बेटा? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। देखो नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। नोबेल जो पुरस्कार देता है वो स्वीडन सरकार देती है। कौन सरकार देती है मेरे बच्चों? स्वीडन सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप बता सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है बेटा स्वाते पाबो। इन्हें दिया गया है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ओके, 2022। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे और वो सवाल हमारा रिवीजन क्लास का लास्ट सवाल है। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली को बनाया गया, रामचरण को बनाया गया, रोहित शर्मा को बनाया गया, अर्जुन कपूर को बनाया गया? तो किसे बनाया गया? फटाफट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको, और हिंट ये है कि जिसका नाम आप लेने वाले हो वो नाम बेटा एक शानदार मूवी में एक्टर है और वो मूवी है RRR, है ना? तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है बेटा कौन सा? बी, रामचरण को बनाया गया है हीरो मोटरकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर बेटा। तो हमारे आज तक के जो सवालों की मैं बात कर रहा था, आज तक के सवाल हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें 10 महत्वपूर्ण सवाल जिन्हें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करंट जीके के, और साथ ही साथ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रिविजन क्लास में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा आज के लिए हम इस सेशन की समाप्ति चाहेंगे और हम आपसे विदा लेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे कब? कल सुबह सेम टाइम सेम जगह 7:15 बजे। तब तक के लिए आपको जय हिंद।